गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इसके बारे में संक्षेप में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य ने ग्रामीण क्षेत्र पर अपना शासन किया, क्या क्या कार्य किए और किन परिस्थितियों का सामना हमारी देश की जनता ने किया। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर एक सभा आयोजित हो रही है और ये सभा मुगल साम्राज्य मुगल बादशाह थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात करने का निर्णय किया था। ये उसी समय का चित्र है जिसमें ये सभा हो रही है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए यहाँ पर ये चित्र में दिखाया जा रहा है। उसके साथ साथ जब यह घटना और एक अनुमान लगाया जाता है कि यह घटना मुट्ठी भर हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र की घटना के भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है और इस चित्र में उस चित्रकार ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का हिस्सा उसको सौंपा है, क्योंकि बंगाल की दीवानी जब हाथ आ जानी तो अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी और इसमें उसे अपनी ज़मीन का शासन बनने के लिए और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था और इसके लिए उसने प्रयास भी किया। अपने आमदनी के खर्चे को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिनके द्वारा उन्हें कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना पड़ा कि हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी और बेचनी चाहिए। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य अपना अधिकार जमाने के लिए धीरे धीरे बहुत उसमें समझ में भी आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले से शासन कर रहे थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि उनको ये भी पता था कि जो पहले से शासन कर रहे हैं तो उनको वहाँ की पूरी स्थिति के बारे में जानकारी होगी। इसलिए उनका मानना था कि स्थानीय सत्ता में रह चुके उन सभी नियंत्रित करना भी ज़रूरी था, क्योंकि यदि उनको हम अपने बस में कर लेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। और ये सब साधन किस तरह से हमारे आय के संसाधन जुटाए जाएं, कैसे हम उपनिवेश
को इकट्ठा करें, कैसे हम लोगों किस प्रकार लोगों के अधिकार, किस तरह से मनमाफ़िक फसलों की खेती कैसे कराई जाए, क्योंकि ये सब उनके मन में विचार था कि हम किस प्रकार लोगों के साथ मिल कर के को अपने बस में करके और खेती कराई जाए, क्योंकि सारी जानकारी उनको नहीं थी। ये सभी जानते हैं कि भारत के पास हर किस्म का कच्चा माल उपलब्ध था और जिसका मुख्य व्यवसाय जो भी व्यवसाय थे वो सारे कृषि से संबंधित थे, क्योंकि कृषि को प्रधानता दी गई है, इसीलिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश के नाम से भी जाना जाता है। तो निश्चित ही ब्रिटिश साम्राज्य के जो अधिकारीगण थे उनका सब यही विचार था कि यदि हम ऐसा करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के और वहाँ पर जो शासन चला रहा है, स्वाभाविक वर्तमान समय भी आप देखते हैं, अगर कहीं कि हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है, कोई हम सर्वे करने जाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि वहाँ के जो भी इंचार्ज हैं, अगर गांव में जाते हैं तो वहाँ का मुखिया है या प्रधान है, इनसे जाकर संपर्क करते हैं, जिससे हमें वहाँ पर खेती के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ पर कैसी खेती है, कौन सी खेती उपजाऊ है और किस पर हम कितनी लागत लगाने पर हमें कितना उसमें लाभ उत्पन्न प्राप्त होगा किसी भी उत्पादन करने के लिए। ये सारी घटनाएं उस समय भी होती थी, क्योंकि कंपनी को मुग़ल शासक के द्वारा दीवान तो बना दिया गया, लेकिन दीवान बनाने के साथ साथ यदि हम किसी को एक इंचार्ज बना दिया जाए और उसको आमदनी उसकी कुछ न हो रही हो, तो केवल वो उस पर बैठकर क्या करेगा, क्योंकि उससे और उनका उद्देश्य था व्यापार करके और आमदनी करना, यहाँ पर अपना व्यापार करना है, यहाँ से वस्तु को आयात करना और अपने देश में जाकर उनको फिर निर्यात कर देना, उनको और मॉडिफिकेशन करके उनको और सुधारात्मक तरीके से उनको परिवर्तन करके। तो ये सब चीज़ें थी वो कंपनी में स्वाभाविक रूप से आनी थी और इसीलिए वो चाहते थे कि हम किस प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करें और हमारा काम हो जाए और हमारी आमदनी भी किस प्रकार से बढ़े। कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद के कोई एक व्यापारी ही मानती थी, क्योंकि वो अपने आप को क्यों मानती थी, क्योंकि उसमें उसको मालूम था कि हम जब तक हमें आमदनी नहीं होगी, हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हमारे जो उद्देश्य है वो सही नहीं होगा। इसलिए कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि जो दीवान बनाया जाता है तो उसका वर्क होता है राजस्व को इकट्ठा करना, उस क्षेत्र से होने वाली जो भी आजकल हम लोग आय के रूप में देते हैं, तो जो सरकार की आय होती है, जो हम लोगों की आय, हम लोगों से जो टैक्स लगता है वो सरकार के पास जाता है और सरकार उस टैक्स को कहीं ना कहीं व्यय करती है। तो उल्टा सिस्टम होता है, जो हमारे आय के साधन होते हैं वो उनके व्यय के साधन होते हैं। क्यों होते हैं सरकार के? क्योंकि हम कहीं वर्क कर रहे हैं, हमें सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है, पगार मिल रही है, तो उसमें हम क्या है, वो पगार सरकार दे रही है, तो सरकार का वो क्या हो गया, व्यय मद हो गई, व्यय मदों के अंतर्गत आएगा और हमारी क्या वो आय मद के अंदर आएगा, यानी हमारा इनकम हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो राजस्व को ज़्यादा लेंगे तभी तो वो उसको उसमें कहीं ना कहीं इसको बचा सकेंगे। तो उनकी भी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पे बढ़िया सूती रेशमी कपड़े खरीदें। इसी कारण गांव 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था, इसीलिए मूल्य था वो दोगुना हो चुका था। और इसी तरह से धीरे धीरे 1865 में से पहले 1800 पहले ब्रिटेन में सोने और चांदी की आयात करती थी, उन चीज़ों के बदले में सामान खरीदती थी और बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया था, यह पता चल चुका था
कि बंगाल को अर्थव्यवस्था के फैसले फंसती जा रही है और उनके फैसले में उनको परेशानी हो रही है। कारीगर गांव छोड़ कर के भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपनी लगान नहीं दे चुका पाता था और कारीगरों का उत्पादन भी गिर रहा था। खेती भी चौपट की दिशा में बढ़ रही थी। तो इस प्रकार से बहुत दिक्कत होती। ये चित्र इस चित्र में आपको दिखाया गया है, ये पूरा चित्र है। इस चित्र के अंदर को दिखाया गया किस प्रकार से जो आज भी कुछ गांव में होते बाज़ार या हाट जैसे बोलते वहाँ लगते हैं, जहाँ पर व्यक्ति अपनी वस्तुओं को ख़रीदता और बेचता है। ये वही बाज़ार है जो लगाया जाता था इसी कारण से, जहाँ पर जिससे आमदनी हो सके और बहुत सारी चीज़ों का होता था। ये लिखा हुआ है चित्र में कि ये बंगाल का जो ये था पूरा ये दिखाया गया। यहाँ पर एक साप्ताहिक हाट का मतलब तो बाज़ार है, छोटे बाज़ार लगते थे जो वीकली लगते हैं, हफ्ते में एक बार या 2 बार लगाए जाते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में के किसान और जो कारीगर होते थे वो अपनी चीज़ों को यहाँ पर बेचते थे और ज़रूरतमंद चीज़ों को खरीदते भी थे। स्वाभाविक होता था। बहुत से आपने देखा होगा गाँव में आज भी लोग जो जानते हैं कि कहीं बाज़ार करने जाते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते तो घर से कोई अनाज वगैरह ले जाते हैं, तो उसको वो बेचा उन्होंने और उसको बेचा क्यों, उसके बदले उन्होंने वहाँ से पैसे लिए और उस धन से क्या किया, अपनी आवश्यकता वाली वस्तुओं को वहाँ से उस बाज़ार से वो खरीदते हैं। तो ये आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे किस प्रकार से लोग अब सारा ये क्या था ये भी आयात निर्यात कहलाता है, लेकिन ये क्या था छोटे पैमाने पर होता है। इसको वही स्थानीय बोल सकते हैं, ये सब स्थानीय होता है। इसी प्रकार से 1770 में अकाल बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत ने नींद सुला दिया। क्योंकि अकाल पड़ने का कारण क्या था, बेरोज़गारी, कुछ इनका खाने पीने नहीं था। जब हम खाने पीने में शुद्ध खाना भोजन पानी नहीं मिलता है तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण हमारे शरीर को क्या करता है, बिल्कुल डैमेज कर देता है। और इसी कारण से वहाँ पर भी क्या हुआ, यही स्थिति हो गई कि बहुत सारे कई करोड़ों की संख्या में लोग क्योंकि मृत्यु हो गई। आमदनी कोई साधन नहीं था, घर से बेघर हो गए थे। क्यों? क्योंकि लगान चुका नहीं पाते थे, चुका नहीं पाए, राजस्व भी दे नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करते थे। और बाज़ार का जो मार्केट वैल्यू वो भी कम हो रही थी। इन सभी कारणों से अब जब ये स्थिति आ गई तो कंपनी के जो अधिकारी लोगों को लगा कि हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ये संकट हो तो खेती में सुधार की आवश्यकता थी। तो खेती में सुधार की आवश्यकता के लिए उन्होंने क्या किया कि अगर हम खेती में सुधार आय को निश्चित ही आश्वस्त रख सकती थी। कंपनी में ज़्यादातर अफसरों को यह भी लगने लगता था कि यदि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है, क्योंकि वो जान चुके थे यदि उसमें सुधार लाना सुधारात्मक ढंग से अब उसको उन्नति करेंगे तो निश्चित ही यह काम किस तरह किया जा सकता है। इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली, क्योंकि उनका सोचना कि हम ये क्या निश्चित कैसे करें। क्योंकि किसी भी नई व्यवस्था को करने के लिए बहुत सारे उसमें मतगणना करनी पड़ती है, कुछ मतभेद भी आते हैं, क्योंकि हम हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। नेगेटिव थिंकिंग होती है, पॉजिटिव भी होती है। वो ये भी विचार करते हैं कि हमें कैसे उसके हमें क्या लाभ होंगे, क्योंकि हम कोई भी आगे का कार्य तभी करने में संभव हो सकते हैं जब हमें उसके लाभ दिखाई पड़ रहे होंगे। और निश्चित ही कुछ हमें नुकसान यानी हानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो इन सभी के कारण कोई भी जो स्थायी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये बहस चलते चलते आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को ज़मीनों के रूप में मान्यता दी गई। और ये व्यवस्था की किसने थी, ये जो कि आपके थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया उस समय ये कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। इस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये इन्होंने ये व्यवस्था लागू किया जिसमें इन्होंने कुछ चीज़ें भी
और धीरे धीरे उस राजस्व को उनकी ओर जिम्मा सौंपा गया। इस प्रकार से देखा गया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आईं जो किसानों को लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व जिम्मा सौंपा गया था, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली जो धनराशि थी वो तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी कोई इसमें इजाफा नहीं हुआ, या एक निश्चित आंकड़े के द्वारा उसको निश्चित कर दिया गया था कि इतना हमें राजस्व देना पड़ेगा इससे, और ये भविष्य में कभी भी इसमें कोई इजाफा मतलब कोई भी प्रोन्नत नहीं होगी, कोई भी इसमें सुधार नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, कम ज़्यादा नहीं किया जाएगा। चाहे स्थिति खराब आए तो इसको कम नहीं किया जाएगा, चाहे स्थिति बढ़िया हो जाए तो इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। तो धीरे धीरे ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा, और उन्हें लगता है ये सब उनकी सोच थी, क्योंकि ये इन सब विचारों के आधार पर इन्होंने ये सब सोचा था, और इससे राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फ़ायदे में रहेंगी। अब आई इससे समस्या, लेकिन इस स्थायी व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ समस्या भी आई। अब समस्या क्या थी? मगर स्थायी बंदोबस्त ने समस्या भी पैदा कर दी। क्या समस्या पैदा कर दी? कि उसमें अभी भी ज़मींदार सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? असल में जो कंपनी ने राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसे ज़मींदारी भी छीन ली जाती थी, और बहुत सारी जो ज़मींदारियों को कंपनी में बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। और धीरे धीरे 19वीं सदी में आते आते इसमें कुछ सुधार लाया गया। दशक तक हालात बदल चुके थे, कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा, और इससे आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि कंपनी को केवल वो राजस्व मिल रहा था, राजस्व के अलावा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ ज़मींदार नहीं दे पा रहे थे, वो नीलाम से पैसा, उतना नीलाम तो फिर स्थिति के हिसाब से होती है। और लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ज़मींदार उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती मामले में ही अपनी ज़मीन गंवा बैठे थे, जो बचे रह गए वह भी बिना परेशानी और निवेश कर रहे थे। तो इसमें देखा कि आपने बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ खतरे भी उठाए, आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर के उनमें लगान वसूल कर सकते थे, ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ क्या था? गांव के किसानों की व्यवस्था बहुत दमनकारी है। दमनकारी मतलब बिल्कुल विलय होना, समाप्त होने की दिशा नज़र आ रही थी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था। ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से वो कर्जा लेता था, और कर्जा हमें व्यक्ति तभी देगा, ऋण देगा, जब हमें उसके बदले में कोई भी चीज़ अपनी उसके ऊपर गिरवी के रूप में रखनी पड़ती है। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसकी जो पुरानी ज़मीन होती थी वो बेदखल कर दिया जाता था उसको। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसमें न तो ज़मींदार को इंटरेस्ट ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो बीच की कड़ी थी, और बीच की कड़ी जब तक इंटरेस्ट नहीं लेगी तो स्वाभाविक है न तो ऊपर वाले को फ़ायदा होगा और ना नीचे वाले को होगा, ठीक है। क्यों? उसका काम क्या था? ज़मींदार का काम था कि खेती में सुधारात्मक ढंग अपनाया जाए, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें करता तो ऊपर राइस को टाइम से देने में सफल होते वो। अब इसके आते थे ये सारी समस्या होने के कारण फिर एक विचार किया गया कि एक नई व्यवस्था का स्वरूप दिया जाए, और वो एक नई व्यवस्था जो थी वो 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को बात यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव करना ज़रूरी है। इसका मतलब था उनको बढ़ाएंगे या घटाएं, जो भी व्यवस्था करें, खर्च चलाने के पैसे की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके कम काम में चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो आजकल उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ एक होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज़ थे। उन्होंने नई व्यवस्था तैयार की
और 1822 में इसको लागू किया। मैकेंजी का विश्वास था कि उत्तरी भारतीय या उत्तर भारतीय समाज के गांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश में जो खेतों को मापा गया, विभिन्न समूह रीतिरिवाजों को दर्जा किया गया, गांव में एक एक खेत को अनुमानित आयु को जोड़कर हर गांव का ग्राम महाल, एक शब्द है ये महाल, और ये महाल क्या होता है, महाल से वसूल होने वाली राजस्व का हिसाब लगाया जाए। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया और बजा गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। जो जमींदार के हाथ में कारोबार था वो किसको दे दिया गया, जमींदार को दे दिया गया, और एक महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया इसको। महाल क्या होते थे, महाल जो होते थे वो ब्रिटिश शासन में जो राजस्व दस्तावेजों में महल का राजस्व इकाई थी, यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। तो एक अलग अलग समूह बना दिए। समूह का जो उसको मुखिया होता था, मुखिया जो प्रधान भी हम लोग होता है, ठीक है। तो इस तरह से उनको बना रखा था और उन्हीं को जिम्मा दिया गया था वहाँ पर सारे उनको करने के लिए। और धीरे धीरे इसके होने के बाद एक नई व्यवस्था का संचालन भी किया, जो मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो, जिनका कार्यकाल 1819 से और 1826 तक रहा। इन्होंने शासन के अधीन करके और एक नई व्यवस्था का किया, जिसको मुनरो व्यवस्था का नाम दिया गया। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। यहाँ भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि एक समस्या जब जहाँ कहीं आती है तो वहाँ व्यवस्था जब परिवर्तन की जाती है तो अन्य जगह जो होते हैं, अन्य क्षेत्र हमारे हों या राज्य हों या अलग देश हों, तो वहाँ वो प्रयास करते हैं कि हम भी यदि उस व्यवस्था को लागू करें तो निश्चित ही हमें भी सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का भी करना पड़ेगा और हमें उससे फ़ायदे भी हो सकते हैं। अलग अलग सोच पर आधारित होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि वहाँ नुकसान हो गया तो हमारे भी नुकसान कहीं ना हो जाए, ठीक है। तो वो, लेकिन उनका नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि उसको चलाने में, संचालन करने में या उसको प्रसाद करने में कोई त्रुटियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो सफल नहीं हो सके। तो ये सारी चीज़ें होती। तो वहाँ मुनरो व्यवस्था ने एक नई व्यवस्था का प्रयास किया। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई वो रैयतवारी का नाम दिया गया। रैयतवार का मतलब होता है, रैयत कहलाते हैं जो हमारे किसान होते हैं। बंगाल में रैयतों पर एक कथन था। बंगाल में बहुत सारे गाँव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर ज़मीन दे देते थे। पट्टे का मतलब होता है अपनी ज़मीन को दे दिया एक मुश्त, एक उसकी कीमत तय कर दी कि मैं 10,000, 15,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो भी करना बीघे के हिसाब से, जितना बड़ा खेत उसको दे दिया और 1 साल बाद उनको वापस ले लेते। जो भी उसमें वो पैदावार करते थे उससे मालिक को कोई मतलब नहीं रहता था, ठीक है। वो सब किसान अपना वो लगाया उसको, उनसे भारी लगान वसूल कर लेते थे। 1860 में एक एच.टी. कोलब्रुक ने इस काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में आन दी कि बटाई की भारी शर्तें और मवेशियों बीच अविजका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे थे। बटाई का मतलब होता है जहाँ पर किसान भी काम करता है, खेत मालिक का होता है, लेकिन उस पर जो लागत लगाई जाती है वो 50% होती है, दोनों की, किसान की होती है और जो मालिक होता है उसकी भी होती है। लेकिन किसान के पास जब कुछ होता नहीं था तो स्टार्टिंग में सब वो मालिक लगाता था और फसल ज़्यादा बढ़िया नहीं हो पाई तो उसको आमदनी कम हुई और उससे पूरी साल को उसका ब्याज भी देना पड़ता था। तो पता चला कि वो सब उसका उसी में चला गया, उसे कुछ मिल ही नहीं पाया, क्योंकि वो धार के ऋण के रूप में उसने उससे ले लिया और फिर उसको वापस करने के लिए उसको कुछ आमदनी नहीं हुई। इन सभी के सामना बहुत करना पड़ता था और ऐसे ही भयानक हालात में भी दिल लगाकर काम कैसे कर सकते थे, न ही उनकी ये हालात सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई पड़ रही थी। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली मुंडो व्यवस्था। और इसमें को इलाकों में, कई इलाकों में टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित भी किया। धीरे धीरे ये दक्षिणी भारत में व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिणी परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयतों
में ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन में खेती करते आ रहे हैं। अब उन्होंने किया कि अब किसानी देखे इसको। आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक से अलग से सर्वेक्षण किया जाए। और मुनरो का मानना भी ये था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति उनका किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार देखा कि नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल भीतर उनमें भी समस्याएं दिखाई देने लगी। हमने अभी आपको बताया भी था कि समस्याओं का कुछ पता नहीं रहता कि आगे जाकर के कुछ कमियों के कारण कोई नई समस्या आ जाती है। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गाँवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो चुके थे। आशावादी अफसरों को अभी भी उम्मीद थी कि यदि हम नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका आशावादी कब ये था कि वो उद्यम बना देगी, लेकिन उद्यम तो बना देगी जब उनके पास कार्य करने के लिए धन होगा, सामग्री होगी, जब उनका कोई सहयोग करेगा तभी तो ये कर सकते थे। तो इस प्रकार देखा आपने कि किस प्रकार से व्यवस्थाओं का परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्थाओं का परिवर्तन करने के उपरांत भी उसमें हर व्यवस्था में कोई ना कोई नई समस्या आती गई और उनका सामना किसानों को करना पड़ा। तो इस प्रकार आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट डे आपको अगला टॉपिक इसी पार्ट का इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।